अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। सबसे पहले बात करेंगे पाक फौज में अहम ओहदों पर तैनातियों के हवाले से कोई नया इख्तिलाफ सामने नहीं आया है। नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग ना दिया जाए, हम सब एक पेज पर हैं, ये कहना है वजीर आजम का। वजीर आजम ने पाक फौज में तबादलों से मुतालिक काबीना अरकान को एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना के इजलास में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक कयास आराइयों पर अहम गुफ्तगू हुई है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जल्द मामला हल कर लेंगे। आज वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास की सदारत वजीर आजम इमरान खान ने की। इजलास में दीगर इशूज के साथ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से मुतालिक कयास आराइयों पर बात की गई। वजीर आजम ने पाक फौज में तबादलों और तकर्रुरियों से मुतालिक काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। वजीर आजम का कहना था कि पाक फौज के अहम ओहदों पर तैनातियों और तकर्रुरियों के हवाले से किसी सतह पर कोई इख्तलाफ नहीं है। अराकीन इस मामले में होने वाली कयास आराइयों पर तवज्जो न दें। उनका कहना था कि ISI चीफ की तैनाती के हवाले से जारी किए जाने वाले नोटिफिकेशन के मामले को गलत रंग ना दिया जाए। हम सब एक पेज पर हैं और जल्द मामला हल कर लेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने 6 अक्टूबर को पाक फौज में अहम तब्दीलियों और तकर्रुरियों का ऐलान किया था। विफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। काबीना इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। विफाकी काबीना ने कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दी। MKM ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट समेत किसी शहर या किसी अहम इमारत को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। MKM रहनुमा और विफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में ना लिए जाने पर शिकवा किया। बोले, हम इत्तेहादी हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में लिया जाए, अगर एतमाद में नहीं लेंगे तो साथ देना मुश्किल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नए DG ISI की तैनाती पर वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा में इत्तेफाक राय है। जिनकी ख्वाहिशात हैं उनको बता दूं कि कभी भी वज़ीर आज़म ऑफिस कुछ हरगिज़ ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज की इज्जत में कमी हो। ये भी बता दूं, पाकिस्तान की फौज कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस या सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे इंतहाई करीबी राबता और ताल्लुक है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। मतीन साहब, आप कैसे देखते हैं इस मामले की? लम्हा बलम्हा आपने कवरेज भी की है। फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज फेडरल कैबिनेट यानी वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ। नए DG ISI की अपॉइंटमेंट के मामले पर वज़ीर आज़म ने सबसे पहले तो कैबिनेट को एतमाद में लिया और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि नए DG ISI के अपॉइंटमेंट के मामले पर सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। कैबिनेट में इस मामले पर मुफस्सल बात हुई, ताहम वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कैबिनेट के बाद कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग में इस मामले पर खुलकर बात की। अब चीजें जो है वो सामने आ गई हैं, जिसके मुताबिक वज़ीर इत्तलात का ये कहना है कि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। अब उन कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ारत दिफा एक समरी मूव करेगी जिसमें 3 नाम होंगे, जिसमें बशमूल नए जो अपॉइंट किए गए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, उनका भी नाम होगा। समरी वज़ीर आज़म अप्रूव करेंगे। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात की तस्दीक फवाद चौधरी पहले ही कर चुके हैं। ये वो कानूनी तकाजों का रेफरेंस था जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी दे रहे थे, जिसके बाद नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। नोटिफिकेशन के इशुएंस के बाद नए DG ISI बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि नए DG ISI की अपॉइंटमेंट का इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास है। तो जितनी अफवाहें थी वज़ीर इत्तलात के स्टेटमेंट के बाद, ये तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं और सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि वज़ीर आज़म ये चाहते हैं कि नए DG ISI की। ठीक है, मतीन हैदर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्या कहा था पहले अपने नाज़रीन को वो सुनवाते हैं।
यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। ये पाकिस्तान की जो एक तारीख है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूँ कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ एक इंतहाई करीबी राब्ता और ताल्लुक है। और नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है, उसका जो तकर्रुर है वो हमेशा एक हमारे दरमियान जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनका एक बहुत समझिए कि वसील बुनियाद मुशावरत के ऊपर मबनी होते हैं और एक तमाम कानूनी तौर के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके नए DGI की तकर्री जो है वो उसके मुताबिक हो। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता रात तवील नशिस्त हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि DGISI की तैनाती के लिए कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। DGISI की तैनाती की अथॉरिटी वज़ीर आज़म है। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उनके दरमियान बहुत आइडियल सिचुएशन है और नए DGISI का तकर्रुर वज़ीर आज़म के इख्तियार है जिसके लिए कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। और काबीना के इजलास के बाद उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म ने DGISI के हवाले से काबीना को अपने एतमाद में लिया है। गुज़िश्ता रात भी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान तवील मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म आपस में बहुत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी और सिविल मिलिट्री के दरमियान बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं और हम एक पेज पर हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म ने भी इस बात की वजाहत की है कि हम एक पेज पर हैं और मामले को खुश असलूबी से हल किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की तारीख के ज़िम्न में बहुत अहम ये मामला है। पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान जो ताल्लुकात है वो इंतहाई आइडियल है। वज़ीर आज़म ऑफिस कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के सिपहसालार की इज्जत में कमी होगी और पाकिस्तान की फौज या सिपहसालार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे वज़ीर आज़म और सिविल सेटअप की इज्जत में भी कोई कमी हो। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर फरमाइएगा कि आला ओहदों पर तैनातियों को लेकर जो अफवाहें जारी हैं इस पर ऐसा क्या हुआ कि फवाद चौधरी साहब को सामने आकर वजाहत देना पड़ी कि सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हैं? जी आप मतीन से पूछ रही है, मुझे सवाल किया आपने। हेलो जी बरेलवी साहब आपसे ही पूछा है। देखिए तो खैर मतीन हैदर साहब से अभी मेरी गुफ्तगू भी हो रही थी और वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और बड़ा करीब से ये देख रहे हैं। और जो तकर्रियाँ गुज़िश्ता हफ्ते फौज में हुई थी उनमें बहुत मेजर तब्दीली तो हुई DGISI की थी और बाकी जो तकर्रियाँ होती हैं कोर कमांडर्स की उसमें तो आर्मी चीफ को मुकम्मल इख्तियार होता है, लेकिन DGISI का होता क्योंकि एक सिविलियन भी होता है उसका रोल, इसलिए उसके लिए प्राइम मिनिस्टर, ये आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को तय करना पड़ता है। बल्कि आर्मी चीफ का तकर्रुर भी प्राइम मिनिस्टर ही आइन के तहत करता है। अब यह है कि जो एक हमें मैं मोहतात और गार्डेड लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हालिया जो अफगानिस्तान की सूरत हाल थी या मुल्क की सूरत हाल थी उसमें DGISI का खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक पेज पर एक जहन के साथ होना जरूरी होता है और बेशतर जो उनकी जो वर्किंग होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती। उनकी मुलाकातें, उनकी गुफ्तगू वो ऑफिशियली नहीं होती। आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें मामूल के मुताबिक जारी रहती हैं, चाहे वो खारजा उमूर के हवाले से हो, चाहे बाज़ा कानून मुल्क के गवर्नर के हवाले से हो। तो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की बहरहाल हमारे आर्मी जो ISI के चीफ थे उनके साथ एक केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी
और एक जरा ये कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें ज्यादा तवील अरसे तक यानी उनको रखा जाए, और इसीलिए ये समझा जाता है कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर की जो गुफ्तगू हुई हमारे आर्मी चीफ के कल जो इश्तारात तवील नशिस्त हुई, तो शायद वो ये समझते हैं कि नए आर्मी चीफ के साथ उन्हें वक्त लगेगा एक ऐसे नाजुक मरहले पर, जबकि मैंने कहा सबसे ज्यादा मसला अफगानिस्तान का है। और आपने देखा होगा कि फैज हमीद साहब अचानक काबुल पहुंच गए थे, बड़ा अच्छा गेस्चर से सारी दुनिया को मिला, और ये सब इब्हाम इसीलिए पैदा हुआ है और इसीलिए शायद फवाद चौधरी को सामने आना पड़ा कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से DGISI का ऑफिशियल जो है तकर्री का जो मैटर होता है। जी मुजाहिद साहब, ये फरमाइएगा, जब ये तय हो चुका था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पेशावर कोर के कमांडर करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए DGISI होंगे, तो फिर अब आप इस मामले में मजीद किस किस्म की पेशरफ्त का इम्कान देख रहे हैं? एक तो बात ये होता है कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में भी टाइम लगता है। मकी नजर अगर मेरे साथ है वो जानते हैं कि जब कोई नया आर्मी चीफ होता है तो उसकी तकर्री को 1 महीने पहले की जाती है, और उसका तरीका उसकी वजह ये होती है कि ताकि वो तमाम कोर में जाके अलविदाई दावतें दे, तो ये एक आमतौर पर प्रैक्टिस होती है। अब एक तो ये टेक्निकली कहा जा सकता है कि जो कराची के DGISI हैं जो जनरल उनको जो है ISI का कार्रवाई संभालने के सिलसिले में कुछ वक्त चाहिए, लेकिन ये बड़ी हसास तकर्रियां होती हैं, और इसी वजह है ना कि देखिए वो जो ताखीर हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके लेटर निकलने की, उससे आज गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पे भी। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है, खासतौर पर इमरान खान साहब ने आर्मी से ताल्लुकात रखे हैं, उन्हें इल्म है कि सब जो बैनुल मुल्क सूरत हाल है खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से जो अमेरिका के उनके ताल्लुकात हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कतई तौर पर इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ठीक है, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे। GTV से एक प्लेटफॉर्म से बात करना चाहेंगे आपसे कि जो मामला चल रहे हैं गजनफर साहब, आप कैसे देखते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तो बहुत सारी चीज़ों पर मुहित होते हैं, लेकिन फिलहाल जो मामला चल रहा है और जिसको आप अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है मेरी नज़र में, और यही कहूँगा कि इट शुड नॉट हैपन। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी कि एक नॉर्मल पोस्टिंग, और पोस्टिंग ऐसी जो सर्विस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, और सर्विस रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं? सर्विस रिक्वायरमेंट्स कहती है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, चाहे वो DGISI हो, चाहे वो QMG हो, चाहे वो AG हो, चाहे वो MS हो, स्टाफ अफसर हो, चाहे वो कोर कमांडर हो, उसने 2 साल कोर की कमांड करनी है, 2 साल उसमें स्टाफ जॉब करना है। ये एक लेट डाउन प्रोसीजर है, इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं है। और जैसे कि अब प्रेजेंट DGISI जो है, इनका नाम अगले आर्मी चीफ के लिए 4थे नंबर पे है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो कोर की कमांड करे। बगैर कोर की कमांड किए हुए वो अहल नहीं होते अगले रैंक के लिए। तो इसमें क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, क्यों इसके ऊपर आके बयानात दिए जा रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने बयान दिया कि जी हम मफाहमत से थे। भाई क्या मफाहमत? मतलब बड़ी फवाद चौधरी से या गवर्नमेंट से बड़ी तकरीम और ताजीम के साथ किस चीज़ की मफाहमत? आप क्यों इश्यूज को नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं? अब इंस्टीट्यूशन जो होता है, आपको पता है कि जो अदारा जो होता है वो बताते खुद, और एक ISI जैसे अदारा, और इस तरह के दुनिया में जो भी इंटेलिजेंस के अदारे हैं दुनिया के, किसी भी अदारे को ले लें, वो बताते खुद बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उसके CIA और FBI है, उनके डायरेक्टर जो है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद तब्दील होते रहते हैं। नया आता है वो उस पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत में अच्छे ताल्लुकात हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, मतीन हैदर साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब, उनसे भी बात करेंगे। रऊफ क्लासरा साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? जी बिल्कुल, लगता ये है, जो मेरी कुछ इतलात हैं कि मामला जो हैं कुछ सुलझने की तरफ गए हैं। जो कल रात मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान,
बनी गाला में बड़ी तवील मुलाकात हुई है, जिसकी कंफर्मेशन जो है खुद भी कर रही है। इसमें उनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई है और अब ये फैसला किया जा रहा है कि बैठकर आपस में इस मामले के बाद ये डिफेंस मिनिस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इस मैटर को थोड़ा सा आगे इसको लेकर चलेगी। मैं इतनी मतलब बता सकता हूँ कि 2-3 दिन जो है मजीद अब इसमें लग जाएंगे। अभी इसमें 2-3 दिन है, मेरी खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नहीं दे रहा। 2-3 दिन का कहा जा रहा है कि यहाँ पे आर्मी चीफ और मिनिस्टर ने एग्री किया है कि इसको फर्दर इस पे ये हमें अपनी डिस्कशन जो है ना इसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि टाइम्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस बात पे थे, असल वजह थी कि वो प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि आप जनरल फैज को ना हटाएं और उनके जहन में वही अफगानिस्तान वाली सिचुएशन थी। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो अफगानिस्तान का मामला वो बड़ा सीरियस है और हमें अपना DGIS जो चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो रीजनल सिक्योरिटी के स्पेशली जो अफगानिस्तान है तो पाकिस्तान के बड़ा आके मैटर करता है, ये इनका स्टांस है। तो वो इसके अगेंस्ट है कि आप इनको चेंज ना करें। हाँ, दूसरी तरफ हमारी मिलिट्री साइड ये कह रही थी कि इंस्टीट्यूशन होता है बेसिकली इसको आके पॉलिसी को, सो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि जनरल फैज साहब वहाँ पे होते हैं और कोई नया जर्नल आता है और आके उनको टेक ओवर करते हैं वहाँ पे। सो यहाँ पे इख्तलाफ था, जो मेरी खबर है मेरे पास, इस बात पे इशू थे कि आर्मी चाह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अफगानिस्तान को पहले भी हैंडल करते रहे, आप भी करेंगे। जनरल फैज साहब अगर चले भी जाते हैं तो ये हमारी पोजीशन को या हमारी स्ट्रेंथ को या जो भी हम वहाँ पे करते हैं अफगानिस्तान में बैठ के मेडिटेशन वगैरह, तो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ख्याल था नहीं, इंडिविजुअल जो है ना समथिंग वो मैटर करते हैं, उनकी प्रेजेंस, उनकी हैंड, उनकी वहाँ पे इशू के साथ या नो हाउ जो है वो बड़ी काउंट करती है। तो उनका ये ख्याल था प्राइम मिनिस्टर का, नया आर्मी चीफ जब आएगा टेकिंग सम 4 to 6 months कि वो बैठ कर इसको वो करें, आप इशू को समझें। तो खान साहब के बकौल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मजीद बैठ कर 6 महीने नए दिल्ली को दें जो पूरे अफगानिस्तान की सिचुएशन को समझे। तो ये था पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट था जो मैंने क्रेडिबल सोर्सेज से, कैबिनेट के सोर्सेज से बात करी, थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो मैंने इनको समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये इशू था कि प्राइम मिनिस्टर इस पे थे कि मजीद आप इनको ना हलाएं, हमारे लिए मसैल होंगे। दैट वाज द इशू जिस पे ये सारा इनका प्रॉब्लम इनका चल रहा है। ठीक है रऊफ क्लासर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल में लम्हा बलम्हा तब्दीलियां। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी सदारत छोड़ने का फैसला वापस ले लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने अपने रिहाइशगाह पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफे के हवाले से जो है अपने ट्वीट पर सिर्फ एक पैगाम दिया था और उसके बाद ही जो उनके हामी अरकान थे वो नाराज हो गए कि कैसे उन्होंने अकेले ये फैसला कर लिया। हामी अरकान का कहना था कि वो पार्टी की सदारत जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान को ही इस सीट पर मनसब पर देखना चाहते हैं, जिस पर अब जो है उनके अपने हामियों की नाराजगी को दूर करने के लिए जाम कमाल खान का है कि मैं अपना ये फैसला वापस लेता हूँ। जबकि दूसरी जानिब अगर सूरत हाल देखी जाए कि ज़हूर बुलेदी को जो है वो कायम मुकाम पार्टी का सदर जो है मुंतखब कर दिया गया है। अब सिचुएशन जो है वो काफी चेंज नजर आ रही है कि अब आया क्या कायम मुकाम सदर जो है वो ज़हूर बुलेदी ही रहेंगे या फिर जाम कमाल खान, जिस तरह से आज अभी उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है, तो क्या ये सदारत जो है उन्हें वापस मिल जाएगी। इस कश्मकश में जो है अब पार्टी बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। नैब ने नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। नैब ने दरख्वास्त आर्टिकल 199 के तहत दायर की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मरियम नवाज ने जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए जमानत मनसूख की जाए। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद ने मरियम नवाज को 7 बरस कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माने और कैप्टन सफदर को 1 बरस कैद की सजा दी थी। अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज न्यूज कॉन्फ्रेंस भी करती रहीं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में हाई रैंक ऑफिशियल्स और नैब के खिलाफ कमेंट्स इश्तियाल अंगेज होते हैं। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए जमानत मनसूख की जाए।
सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच ने नैब मुलजिमान की जमानतों के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने जमानतों वाले तमाम केसेस वापस एहतसाब अदालत भेजने का हुक्म दे दिया है, जबकि अदालत ने क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत हासिल करने वाले तमाम मुलजिमान की जमानत में 10 रोज की तौसीह कर दी है। अदालती हुक्म के बाद नैबज़दा अफसरान और सूबाई वज़रा में खलबली मच गई है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जमानतों के तमाम केसेस एहतसाब अदालत में ही चलाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि नैब केसेस में सूबाई मुशीर, जेल खाना जात, एजाज झाकिरानी, मंजूर वसान, सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह और दीगर भी जमानत पर हैं। कराची कैंटोनमेंट के इंतखाबात में दोबारा गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड में दोबारा गिनती के बाद 3 में से 2 वोट के नताइज जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा हिरा जकी से। जी हिरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड में दोबारा गिनती में सिर्फ 3 में से 2 वोट के नताइज जारी कर दिए हैं। जो 1 वोट है उसमें जो है उम्मीदवारों के दरमियान टाई कर दिया गया था, इस वजह से अभी नताइज रोक लिए गए हैं। अभी कैंटोनमेंट कोरंगी कैंटोनमेंट नंबर 5 में दोबारा गिनती में नून लीग को शिकस्त हुई थी, जबकि दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामरान आसिफ जो है वो कामयाब करार पाए। कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 7 का नतीजा। बहुत शुक्रिया हिरा जकी अपडेट करने के लिए। नैबज़दा सरकारी अफसरान को पोस्टिंग देने के खिलाफ MQM रहनुमा कंवर नवीद जमील की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत का 17 ग्रेड के सजा याफ्ता अफसरान को पोस्टिंग देने पर इजहार तशवीश। अदालत ने नैबज़दा सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। अदालत ने नैबज़दा सरकारी अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म देते हुए कहा कि जिन अफसरान की सजा मुअत्तल है उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की जाए। ऐसे अफसरान को पोस्टिंग भी ना दी जाए। अदालती फैसले का इत्तलाक सजाओं के खिलाफ अपील करने वालों पर भी होगा। अदालत ने 17 ग्रेड के सजा याफ्ता अफसरान को पोस्टिंग देने पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम महकमों के सेक्रेटरी से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। और अभी आपको खबर दें, कौमी T20 टीम को लेजेंड जावेद मियांदाद का मशवरा। कहते हैं भारत के खिलाफ हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरूरी नहीं कि एक ही खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे, जीत के लिए एक टीम बनकर खेलना होगा। उन्होंने चेयरमैन PCB को मुखातिब करते हुए कहा कि रमीज राजा पैसे के बजाय क्रिकेट पर तवज्जो दे। क्रिकेट पहले, पैसा बाद में आता है। चीज होती है कि हर प्लेयर के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर हम 1 या 2 के ऊपर जाएंगे तो वो तो गलत चीज है। तुम 1 हो 2 है, अगर वो फेल हो जाता तो क्या? तो क्रिकेट की तरह के सारे लड़के जो हैं दे आर गोइंग टू प्ले फॉर पाकिस्तान। पैसा तो आना ही आना है। क्रिकेट अच्छी खेलोगे इतना पैसा आएगा आप सोच ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान पहले और आज सबसे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, चेयरमैन कोई भी है, रमीज है या कोई भी हो। प्लेयरों को उस पे नहीं जाना, प्लेयरों को अपनी एबिलिटी पे और पाकिस्तान की क्रिकेट को और जब आप खेल रहे हैं सिचुएशन से निकालना है। नादरा ने शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए 15 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 50 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भर्ती करने का फैसला किया है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कराची में नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और क्लिफ्टन के मेगा सेंटर्स और नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा किया। चेयरमैन नादरा ने इदारे में नई भर्तियों के अहकाम भी जारी किए। तारिक मलिक ने कराची में नादरा दफ्तर के बाहर सरगर्म माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम भी दिए, जबकि नादरा मुलाजमीन को भी अवामी मसाइल के फौरी हल की तलकीन की। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाने पर वफाकी वज़ीर रेलवे आजम स्वाति की इलेक्शन कमीशन में तलबी का फैसला। ज़राए के मुताबिक आजम स्वाति को 21 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने जो वफाकी वजीर आजम स्वाति की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए गए थे। पार्लिमानी कमेटी में जब इलेक्शन रिफॉर्म से मुतालिक बिल था उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मामले का खुद नोटिस लिए थे, जिसके बाद वफाकी वजीर की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ वो बताया गया था कि उनको मजीद वक्त दिया जाए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि उनको 21 अक्टूबर को जो है वो जाती हैसियत में तलब किया जाए। इससे मुतालिक जो तौहीनी अदालत ऑर्डिनेंस के तहत जो इल्जामात का जवाब है वो जो है वो उनसे तलब किया जाएगा। आजम स्वाति से इलेक्शन एक्ट की मुतलका शिकों के तहत जो है वो जवाब तलब किया जाएगा, जबकि इससे कबल
जो इंतखाबी रिफॉर्म से मुतल्लिक जो बिल था पार्लिमानी कमेटी में, जो इलेक्शन अफसरान और जो आजम स्वाति के दरमियान बहस हुई थी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने फिल फॉर जो है वो इजलास तलब किया था, जिसमें एक सख्त रद्द-ए-अमल भी आया था, जिसके बाद वफाकी वजीर जो इत्तलात हैं फवाद चौधरी और आजम स्वाति को जो है वो नोटिस जारी हुए थे। जी बहुत शुक्रिया वकार अली सैयद अपडेट करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे।